आज की बुक है धन संपत्ति का मनोविज्ञान। ये किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी एडिशन है। यह किताब मॉर्गन हाउज़ेल द्वारा लिखी गई है, जिसकी लाइन है संपत्ति, लालच और सुख का शाश्वत पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की एक यात्रा को। अध्याय 1। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, पैसों के मामले में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने अनुभव, परवरिश और परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक फैसले लेता है। दरअसल जो व्यक्ति जिस परिवेश में पला बढ़ा है, उसका पैसे के प्रति अनुभव व दृष्टिकोण भी वैसा ही होता है। किसी ने महंगाई देखी है, किसी ने मंदी, किसी ने तेजी वाला समय। इसलिए हर व्यक्ति पैसे को अलग नजरिए से समझता है। जो फैसला आपको गलत लगे वह दूसरे के अनुभव के हिसाब से सही हो सकता है। लेखक बताते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। इसका हमारा व्यक्तिगत अनुभव बहुत छोटा हिस्सा होता है, लेकिन हम उसी को पूरा सच मान लेते हैं और उसी आधार पर निवेश व खर्च के फैसले करते हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण लॉटरी टिकट का है। गणित कहता है कि लॉटरी जीतने की संभावना बहुत कम होती है, फिर भी लोग टिकट खरीदते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए कि उनके जीवन में अवसर कम रहे हैं और लॉटरी उन्हें अचानक बड़ा मौका लगती है। उनके अनुभव के हिसाब से यह एक उम्मीद का साधन है, जबकि अमीर या स्थिर आय वाला व्यक्ति इसे बेकार समझता है। धन कमाने और बढ़ाने में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहार और मनोविज्ञान ज्यादा काम आता है। लोग एक्सेल सीट से नहीं, बल्कि डर, लालच, उम्मीद और आदत से फैसले लेते हैं। निष्कर्ष, पैसे के फैसलों को समझने के लिए गणित से ज्यादा इंसान के अनुभव और मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। अध्याय 2। इस अध्याय का मुख्य संदेश है भाग्य और जोखिम। जीवन के हर परिणाम में शामिल होते हैं। भाग्य और जोखिम जीवन के हर परिणाम में शामिल होते हैं। इसलिए कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि 100% परिणाम हमारे प्रयास और निर्णय पर निर्भर करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। लोग अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। किसी को शिक्षा का अच्छा माहौल मिलता है, किसी को मजबूत अर्थव्यवस्था और किसी को युद्ध या अभाव। इसलिए शुरुआती मौके ही अलग होते हैं। लेखक साफ कहते हैं, सफलता हमेशा मेहनत से नहीं मिलती और गरीबी हमेशा आलस से नहीं मिलती। इसलिए खुद को और दूसरों को जज करते समय यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हम एक बड़ी गलती करते हैं। व्यक्ति विशेष और केस स्टडी पर ज्यादा ध्यान देते हैं और व्यापक पैटर्न पर कम। यानी किसी एक बहुत सफल या बहुत असफल व्यक्ति की कहानी देखकर नियम बना लेते हैं, जबकि चरम उदाहरण में भाग्य जोखिम का असर सबसे ज्यादा होता है। बेहतर तरीका यह है कि चरम कहानियों के बजाय सामान्य पैटर्न देखें, क्योंकि वही जीवन में ज्यादा लागू है। पैसे और सफलता के फैसले में विनम्र रहें, सुरक्षा का मार्जिन रखें और याद रखें, खेल में भाग्य और जोखिम हमेशा मौजूद है। अध्याय 3। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, धन कमाने की असली समस्या कमी नहीं है, बल्कि कभी पर्याप्त ना लगना है। कई लोग बहुत पैसे, प्रतिष्ठा, सफलता मिलने के बाद भी रुकते नहीं और ज्यादा पाने के लालच में अनावश्यक जोखिम उठा लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है गोल पोस्ट को आगे खिसकाने से रोकना, यानी यह तय करना कि आपके लिए पर्याप्त कितना है।
असली समस्या सामाजिक तुलना है। हम अपनी कमाई को दूसरों से तुलना करके देखते हैं और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यह ऐसी लड़ाई है जिसे जीता नहीं जा सकता। इससे बचने का तरीका है अपनी सीमा तय करना। अंडरलाइन संदेश साफ है। प्रतिष्ठा, आजादी, स्वावलंबन, परिवार, प्यार और खुशी ये बहुमूल्य हैं। इन्हें खतरे में डालने वाला जोखिम कभी नहीं लेना चाहिए। निष्कर्ष, अमीर वही नहीं जो ज्यादा कमाए, बल्कि वह जो जानता है कि उसके लिए पर्याप्त कितना और क्या है। अध्याय 4। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कंपाउंडिंग साधारण दिखती है। कंपाउंडिंग साधारण दिखती है, लेकिन इसका असर विस्मयकारी होता है। हमारा दिमाग सीधी गणित जैसे 8 + 8 + 8 आसानी से समझता है, लेकिन घातीय बढ़त, गुणात्मक बढ़त जैसे 8 × 8 × 8 को सही तरह महसूस नहीं कर पाता। इसलिए लोग कंपाउंडिंग की असली ताकत को अक्सर कम आंकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब छोटी छोटी वृद्धि लगातार बहुत लंबे समय तक चलती रहती है तो उसका परिणाम सामान्य तर्क से भी आगे निकल जाता है। तकनीकी, स्टोरेज और निवेश सभी में यही पैटर्न दिखता है। शुरुआत धीमी, बाद में भी। वॉरेन बफे की स्टोरी, कंपाउंडिंग प्लस समय। वॉरेन बफे का उदाहरण यह समझाने के लिए दिया गया है कि बड़ी संपत्ति केवल ऊंचे रिटर्न से नहीं बनती, लंबे समय तक निवेशित रहने से बनती है। बफेट ने निवेश बहुत कम उम्र में, लगभग किशोरावस्था से शुरू कर दिया था। उन्होंने औसतन 20 से 22% वार्षिक रिटर्न कमाया, जो अच्छा है पर असंभव नहीं। उनकी असली ताकत यह थी कि उन्होंने 70 से ज्यादा सालों तक कंपाउंडिंग को चलने दिया। तुलना के लिए अध्याय में जेम्स साइमंस का उदाहरण आता है, जिनका रिटर्न बफेट से कहीं ज्यादा था, लेकिन उन्होंने बहुत देर से निवेश शुरू किया था, इसलिए कुल संपत्ति बफेट से कम रही। मतलब रिटर्न बड़ा हो सकता है, पर समय उससे भी बड़ा फैक्टर है। अध्याय 5। यह अध्याय एक बहुत गहरी बात सिखाता है। धनवान बनना और धनवान बने रहना दो अलग कौशल हैं। पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं, लेकिन पैसा बचाए रखने का सिर्फ एक तरीका है, उत्तरजीविता, यानी लंबे समय तक खेल में टिके रहना। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा नियम यह है, खेल से बाहर मत होइए, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप लगातार बने रहें। लेखक 1929 की महामंदी का उदाहरण देते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मार्केट अचानक से क्रैश हो जाता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। न्यूज चैनलों पर खबरें चल रही हैं कि कई बड़े निवेशकों ने आत्मदाह कर ली। जेसी लिवमोर की पत्नी यह सब देखकर हतपत रह गई और बहुत घबराई हुई थी। उन्हें डर था कि उनके पति का भी सब कुछ डूब गया होगा। जब लिवमोर घर लौटे तो घर का माहौल शोक जैसा था। पत्नी ने घबरा कर पूछा, क्या हम बर्बाद हो गए? लेकिन जवाब चौंकाने वाला था। लिवमोर ने कहा, नहीं, आज मेरा सबसे अच्छा दिन था। मार्केट गिरने पर मैंने दांव लगाया था। हम पहले से ज्यादा अमीर हो गए हैं। यानी जब पूरी दुनिया नुकसान झेल रही थी, तब उन्होंने मंदी में भारी पैसा कमाया और वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बाद में अत्यधिक आत्मविश्वास, बड़े जोखिम और कर्ज लेकर किए गए निवेश उनके खिलाफ चले गए।
उन्होंने जोखिम नियंत्रण खो दिया। धीरे धीरे उनकी संपत्ति डूब गई, वे दिवालिया हो गए, मानसिक रूप से टूट गए, अंततः उन्होंने अपनी जान ले ली। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, धनवान बनना और धनवान बने रहना दो अलग बातें हैं, दो अलग कौशल हैं। पैसा कमाने के लिए साहस और जोखिम चाहिए, लेकिन पैसा बचाने के लिए विनम्रता, नियंत्रण और सुरक्षा चाहिए। योजना बनाना जरूरी है, लेकिन अच्छी योजना वही है जो योजना फेल होने पर भी आपको खेल से बाहर ना होने दे। यानी पैसा कमाने की कला थी, लेकिन उसे बचाए रखने की व्यवस्था नहीं थी। उसी दौर में कुछ दूसरे निवेशक भी बढ़ते बाजार में कर्ज लेकर कूदे, बाजार गिरा और सब खत्म। फर्क सिर्फ बुद्धि का नहीं, फर्क व्यवहार और जोखिम नियंत्रण का था। सबक साफ है, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन अच्छी योजना वही है जो तब भी काम करे जब योजना फेल हो जाए। इसको दोबारा बोलता हूं, अच्छी लाइन है। सबक साफ है, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन अच्छी योजना वही है जो तब भी काम करे जब योजना फेल हो जाए। आपकी रणनीति में गलती, अनिश्चितता और बुरे समय के लिए जगह होनी चाहिए। धन कमाने के लिए जोखिम, साहस और आशावाद चाहिए, लेकिन धन बचाने के लिए विनम्रता, सावधानी और नियंत्रण चाहिए। अंतिम संदेश, वित्तीय सफलता का एक शब्द में सार है, उत्तरजीविता। जो लंबे समय तक टिकता है वही अंत में जीतता है। अध्याय 6। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं, फिर भी अमीर बन सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं, फिर भी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में परिणाम समान रूप से वितरित नहीं होते। कुछ ही बड़ी असफलताएं अधिकांश रिटर्न दे देती हैं। जैसे शेयर बाजार में हजारों कंपनियों में से बहुत सी असफल हो जाती हैं, लेकिन कुछ गुनी चुनी कंपनियां जैसे अमेजॉन, एप्पल आदि इतना ज़बरदस्त रिटर्न देती हैं कि बाकी नुकसान की भरपाई कर देती हैं। यही पावर लॉ या असमान वितरण का सिद्धांत है। लेखक बताते हैं कि सफल निवेशक वह नहीं जो हर बार सही हो, बल्कि वह है जो नुकसान को सीमित रखे और जब सही हो तो बड़ा लाभ कमाए। वॉरेन बफे का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने जीवन में सैकड़ों स्टॉक्स खरीदे, पर असली पैसा कुछ ही बड़े विजेताओं से आया। यही बात कैरियर, बिजनेस और जीवन पर भी लागू होती है। हर प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा, हर फैसला सही नहीं होगा, लेकिन अगर एक दो बड़े मौके सही पकड़ लिए तो वे बाकी गलतियों से ज़्यादा असर डाल सकते हैं। निष्कर्ष, सफलता हर बार सही होने से नहीं, बल्कि धैर्य रखने से, गलतियों को स्वीकार करने और बड़ी जीतों को समय देने से होती है। अध्याय 7। अपने समय पर नियंत्रण पाना संपत्ति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा लाभांश है। मतलब धन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप तय कर सकें कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। लेखक बताते हैं कि लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वे खुश रहना चाहते हैं, और खुशियों का सबसे बड़ा साझा कारण है अपने परिवार पर नियंत्रण। असली समृद्धि तब है जब आप कह सकें, आज मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं।
रॉकफेलर का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि वे बहुत शांत रहते थे। जब उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता तो वे यह कविता सुनाते। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था बलूत के पेड़ पर। जितना ज्यादा वह देखता उतना ही कम बोलता, जितना कम वह बोलता उतना ही ज्यादा सुनता। हम सब उस उल्लू के जैसे क्यों नहीं हैं आखिर? यही उनकी सफलता का रहस्य था। आगे लेखक साफ करते हैं कि रॉकफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे निर्णय लेना था। रॉकफेलर का उत्पाद, उनका प्रत्यय वह नहीं था जो वे अपने हाथों से या फिर अपने शब्दों से करते थे। उनका उत्पाद वह था जिसे वे अपने मस्तिष्क में सोचा करते थे। इसलिए वे अपना अधिकतर समय शांत बैठकर सोचने में लगाते थे। बाहर से यह आराम लगता था, लेकिन वास्तव में वे समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे होते थे। अध्याय का मुख्य संदेश है, धन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने समय और निर्णयों पर नियंत्रण पाना है, क्योंकि अंत में सबसे बड़ी विलासिता यही है। अध्याय 8। इस अध्याय का मुख्य विचार है कि कोई भी अपनी संपत्ति से इतना प्रभावित नहीं है जितना आप खुद हैं। जब आप महंगी कार, बड़ा घर या ब्रांडेड चीज खरीदते हैं तो आप सोचते हैं लोग आपसे प्रभावित होंगे, लेकिन सच यह नहीं है कि लोग उन चीजों को देखकर आपके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचते हैं, काश मेरे पास भी यह होता। लेखक समझाते हैं कि हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन सामान खरीदकर सम्मान नहीं मिलता। लोगों को अपनी कार नहीं बल्कि अपनी विनम्रता, दयालुता और चरित्र जैसा ज्यादा प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष, दिखावे से असली सम्मान नहीं मिलता। सच्ची प्रतिष्ठा आपके व्यवहार से बनती है, न कि आपकी संपत्ति से। अध्याय 9। वह है जो आप नहीं देख पाते। मतलब असली अमीरी वह नहीं जो बाहर दिखती है, बल्कि वह है जो दिखाई नहीं देती। महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, ये सब खर्च किया हुआ पैसा है, लेकिन असली धन वह है जो बचा हुआ है, जो निवेशित है, जो भविष्य की स्वतंत्रता खरीद सकता है। लेखक समझाते हैं कि हम अक्सर लोगों की जीवन शैली देखकर उन्हें अमीर मान लेते हैं, लेकिन सच यह नहीं है। वह अक्सर कर्ज या खर्च का परिणाम होता है। धन वह है जो अभी तक खर्च नहीं हुआ है। आप किसी को 10 लाख की कार चलाते देख सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं देख सकते कि उसके बैंक खाते में कितना पैसा है। इसलिए लेखक कहते हैं, खर्च किया हुआ पैसा अमीरी का प्रमाण नहीं है, बचाया हुआ पैसा ही असली संपत्ति है। मुख्य विचार यह है कि जब कोई व्यक्ति सादा जीवन जीता है, कम दिखावा करता है और अपनी आय से कम खर्च करता है, तो वही चुपचाप धन बना रहा होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी पूरी आय खर्च कर देता है, वह बाहर से अमीर दिख सकता है, लेकिन वास्तव में उसके पास धन नहीं होता। लेखक यह भी बताते हैं कि धन का असली मूल्य यह है कि वह आपको विकल्प देता है। नौकरी छोड़ने का विकल्प, जोखिम लेने का विकल्प और अपने समय पर नियंत्रण करने का विकल्प। निष्कर्ष, जो दिखता है वह अक्सर खर्च है, जो नहीं दिखता है वही असली धन है। अध्याय 10। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि बचत केवल अधिक आय से नहीं बल्कि अनुशासन और नियंत्रण से बनती है। लेखक कहते हैं,
उच्च बचत दर का मतलब यह भी है कि आपका खर्च आपकी आय से कम है। दोबारा बोलता हूं इस सेंटेंस को, महत्वपूर्ण सेंटेंस है। उच्च बचत दर का मतलब यह भी है कि आपका खर्च आपकी आय से कम है और यह क्षमता किसी खास आय स्तर पर निर्भर नहीं करती। 1970 की तेल संकट वाली कहानी इसका उदाहरण है। उस समय दुनिया को लगा कि तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ यह कि लोगों ने घबराकर खर्च नहीं बढ़ाया, बल्कि कारें अधिक ईंधन कुशल बनाईं, ऊर्जा का उपयोग घटाया और दक्षता बढ़ाई। यानी समस्या संसाधनों की कमी नहीं थी, बल्कि व्यवहार बदलने की थी। ठीक इसी तरह संपत्ति बनाने के लिए भी जादुई आय नहीं, बल्कि बेहतर आदतें चाहिए होती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि धन संपत्ति बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके नियंत्रण में है, और वह है आपकी बचत की आदत। लेखक बताते हैं कि लोग निवेश में 0.1% अधिक रिटर्न पाने के लिए लाखों घंटे शोध करते हैं, करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन यह समझना आसान है कि असली फर्क वहां नहीं बनता। असली फर्क बनता है खर्च को नियंत्रण करने और बचत बढ़ाने से। फिर एक बहुत गहरी लाइन आती है, आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपको बस चाहिए होता है वह आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपको बस वह चाहिए जो आपके अहंकार के नीचे है। बड़ी गहरी लाइन है। मतलब एक सीमा के बाद अतिरिक्त आय जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि अहंकार और दिखावे के लिए खर्च होती है। लेखक आगे स्पष्ट करते हैं, मूलभूत चीजों की आवश्यकता सबको होती है। जब वे पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आरामदायक, मनोरंजक और शिक्षात्मक आवश्यकताएं आती हैं। लेकिन इनसे आगे बढ़कर जो खर्च होता है वह अक्सर आपके अहंकार को दर्शाता है, यह दिखाने के लिए कि आपके पास पैसा है। निष्कर्ष, धन ऊंची आय से नहीं, बल्कि नियंत्रित खर्च और ऊंची बचत दर से बनता है। और सच्ची समझदारी यह है कि आपकी जरूरतें आपके अहंकार से छोटी रहें। अध्याय 11। अधिकतर यथोचित रहने का उद्देश्य हर समय तर्क संगत होने के प्रयास से बेहतर कार्य करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि धन कमाने और निवेश में हमेशा पूरी तरह तर्क संगत होना जरूरी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक बेंजामिन ग्राहम की कहानी बताते हैं। उन्होंने अपनी तकनीकी समझ से GEICO में निवेश किया और बहुत सफल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ निवेश पूरी तरह गणित और तर्क के आधार पर किए, जिनमें भारी नुकसान हुआ। यह दिखाता है कि केवल बुद्धिमत्ता या गणित काफी नहीं है, व्यवहार और धैर्य ज्यादा अहम है। अध्याय समझाता है कि असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव में कितना टिक पाते हैं। अगर आप हर गिरावट पर घबरा जाएंगे तो सही निर्णय भी आपको फायदा नहीं देंगे। लेखक कहते हैं, निवेश एक सामाजिक पहलू भी है। इसमें डर, लालच, असुरक्षा और अहंकार सब शामिल होते हैं। इसलिए केवल सही होना काफी नहीं, बल्कि ऐसा व्यवहार करना जरूरी है जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। उदाहरण के लिए 50/50 पोर्टफोलियो गणितीय रूप से परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर वह आपको रात में चैन की नींद देता है और बाजार गिरने पर भी टिके रहने की आदत देता है, तो वह आपके लिए बेहतर है। निष्कर्ष, हर समय तर्क संगत बनने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है
ऐसा तरीका अपनाना जिसे आप कठिन समय में भी जारी रख सकें, क्योंकि धन निर्माण में जीत उसी की होती है जो टिके रहने की क्षमता रखते हैं। अध्याय 12 इतिहास परिवर्तन का अध्याय है, जिसका प्रयोग भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि भविष्य हमेशा अप्रत्याशित है। हम इतिहास को देखकर भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी घटना अक्सर अचानक होती है, जैसे विश्व युद्ध, 9/11, आर्थिक संकट, तकनीकी क्रांति। लेखक समझाते हैं कि 19वीं सदी में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, उनमें से अधिकतर का पहले से सटीक अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। फिर भी वही घटनाएं दुनिया, अर्थव्यवस्था और शेयर की दिशा में तय करती रहीं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अक्सर हाल की घटनाओं को देखकर भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन असली बदलाव अक्सर उन चीजों में आता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि निवेश में सबसे बड़ा जोखिम वही होता है जिसे हम देख नहीं पा रहे होते हैं। इतिहास हमें दिशा देता है, लेकिन वह भविष्य का नक्शा नहीं देता। उदाहरण के तौर पर 2008 का वित्तीय संकट या इंटरनेट क्रांति, इसका प्रभाव बहुत बड़ा था, लेकिन पहले से स्पष्ट नहीं था। इसलिए लेखक कहते हैं कि भविष्य के बारे में बहुत अधिक आत्मविश्वास खतरनाक है। हमेशा अनिश्चितता के लिए जगह रखें। अपने निवेश और निर्णय इस तरह बनाएं कि अगर अप्रत्याशित घटना हो भी जाए तो आप पूरी तरह टूटे नहीं। निष्कर्ष, इतिहास हमें सिखाता है कि दुनिया बदलती रहती है और सबसे बड़े अवसर व जोखिम वहीं से आते हैं जहां हम देख नहीं रहे होते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि भविष्य के बारे में विनम्र रहें और अनिश्चितता को स्वीकार करें। अध्याय 13 योजना का सबसे बड़ा भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम ना करे। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि जीवन और निवेश दोनों में अनिश्चितता हमेशा रहती है। चाहे आप कितनी भी अच्छी योजना बना लें, भविष्य पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए समझदारी यही है कि आप अपनी योजना में गलती की गुंजाइश छोड़ें। लेखक बताते हैं कि शेयर बाजार, व्यापार और जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो यह मानकर चलते हैं कि वे 100% सही नहीं होंगे। निवेश में 25 से 50% तक की गिरावट सामान्य हो सकती है अगर आपने पहले से मानसिक और आर्थिक तैयारी नहीं की है, तो आप घबराकर गलत निर्णय ले सकते हैं। मुख्य विचार यह है कि रणनीति में हर अनुमान गलत हो सकता है, हर रणनीति में जोखिम छिपा होता है, इसलिए आपको सुरक्षा का मार्जिन रखना चाहिए। का उदाहरण के तौर पर उद्यमी और निवेशक अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा नगद रखते हैं ताकि कठिन समय में टिके रहें, क्योंकि खेल जीतने का तरीका यह नहीं है कि आप हर बार सही हो, बल्कि यह है कि गलत होने पर भी आप खेल से बाहर ना हो। लेखक कहते हैं कि गलती की जगह रखना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जब आप मान लेते हैं कि भविष्य पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं है, तब आप बेहतर फैसले लेते हैं। निष्कर्ष, सफलता का रहस्य परफेक्ट भविष्यवाणी नहीं, बल्कि इतनी तैयारी है कि अगर चीजें गलत भी हो जाएं तो आप टिके रहें। यही लंबी दौड़ में जीत दिलाता है। अध्याय 14 दीर्घकालिक योजना जितनी प्रतीत होती है उससे अधिक कठिन होती है, क्योंकि समय के साथ लोगों के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि यह मान लेते हैं कि जो हम आज चाहते हैं वही हम भविष्य में भी चाहेंगे, लेकिन यह सच नहीं है कि समय के साथ हमारी सोच
इच्छाएं, प्राथमिकताएं और जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेखक बताते हैं कि बचपन में कोई ट्रैक्टर चलाना चाहता है, पर किशोरावस्था में वकील या डॉक्टर बनने का सपना देखता है, फिर करियर शुरू करता है, फिर परिवार के लिए समय चाहता है और बुढ़ापे में स्थिरता और शांति। यानी इंसान लगातार बदलता रहता है, लेकिन वित्तीय योजनाएं अक्सर इस बदलाव को ध्यान में नहीं रखती हैं। एक उदाहरण में लेखक अपने दोस्त का जिक्र करते हैं जो बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था। कठिन मेहनत से डॉक्टर बना भी, लेकिन कुछ साल बाद वही करियर उसे एकदम खराब लगने लगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने वह लक्ष्य चुना था वह अब वह व्यक्ति नहीं रहा। मनोविज्ञान इसे इतिहास के अंत का भ्रम कहता है। हम मान लेते हैं कि अब हम पूरी तरह विकसित हो चुके हैं और आगे बहुत कम बदलेंगे, लेकिन शोध बताता है कि 18 से 68 वर्ष की उम्र तक लोग लगातार बदलते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि लंबी वित्तीय योजनाएं कठिन होती हैं, क्योंकि आप भविष्य में क्या चाहेंगे यह आज निश्चित नहीं है। निष्कर्ष है, समझदारी यह है कि अपनी योजनाओं में लचीलापन रखें, इतने कठोर निर्णय ना लें कि भविष्य में पछताना पड़े। जीवन और धन दोनों में बदलाव को स्वीकार करें, क्योंकि असली समझ यह नहीं है कि आप बदलेंगे, और आपकी योजनाओं में यह संभावना शामिल होनी चाहिए। अध्याय 15। यह हर चीज का एक मूल्य होता है और संपत्ति संबंधी अधिकांश चीजों के लिए समझ उनके मूल्य को जानने और उसे चुकाने के इच्छुक होने में है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि निवेश और धन कमाने में भी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन यह कीमत हमेशा पैसों में नहीं होती। यह कीमत होती है अनिश्चितता, गिरावट, डर, अस्थिरता, सहने की क्षमता। लेखक बताते हैं कि लोग ऊंचे रिटर्न चाहते हैं, लेकिन जब बाजार 20%, 30% और 50% गिरता है तो घबरा जाते हैं। वे यह नहीं समझते कि यही गिरावट उस ऊंचे रिटर्न की फीस है। उदाहरण के तौर पर 2008 की आर्थिक मंदी में शेयर बाजार बुरी तरह गिरा। बहुत से निवेशकों ने डरकर अपने शेयर बेच दिए, लेकिन जिन्होंने उस गिरावट को सहा वही आगे आने वाली तेज वृद्धि का लाभ उठा सके। लेखक कहते हैं, बाजार का उतार चढ़ाव कोई गलती नहीं, यह उस रिटर्न की कीमत है जो आपको लंबे अवधि में मिलता है। सफल निवेश आसान दिखता है, लेकिन उसकी असली कीमत है धैर्य, मानसिक मजबूती, लंबा इंतजार और अस्थायी नुकसान सहने की क्षमता। निष्कर्ष, अगर आप ऊंचा रिटर्न चाहते हैं तो आपको उसकी फीस चुकानी पड़ेगी। धन संपत्ति मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी कीमत होती है, और समझदार निवेशक वही है जो उस कीमत को स्वीकार कर टिके रहता है। अध्याय 16। इसमें बताया गया है कि निवेश करते समय हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का लक्ष्य, समय सीमा, परिस्थितियां अलग होती हैं। जो किसी और के लिए सही जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी सही हो। लेखक समझाते हैं कि लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर लालच या डर में फैसले ले लेते हैं, बिना यह समझे कि उनका खेल अलग है। उदाहरण के लिए, किसी बड़े निवेशक का जोखिम उठाना ठीक हो सकता है, क्योंकि उसके पास लंबा समय और ज़्यादा संसाधन है, लेकिन वही जोखिम हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। मुख्य सीख यह है कि अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें, अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें और दूसरों के खेल में मत उलझें। सफल निवेश वही है जो आपके जीवन और आपके टाइम फ्रेम के अनुसार सही बैठता हो। अध्याय 17। निराशावाद का बहकावा।
आशावाद बिक्री के लिए की जाने वाली बातचीत जैसा सुनाई पड़ता है। निराशावाद किसी मदद करने वाले जैसा प्रतीत होता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोग स्वभाव से निराशावादी खबरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि डर और खतरा ज्यादा वास्तविक और गंभीर लगता है। मीडिया भी संकट, युद्ध, मंदी, दुर्घटनाएं और बाजार गिरावट जैसी खबरें ज्यादा दिखाता है, क्योंकि नकारात्मक खबरें जल्दी ध्यान खींचती हैं। लेकिन असल सच्चाई यह है कि दुनिया धीरे धीरे बेहतर हो रही होती है, बस उसकी प्रगति शांत और धीमी होती है। लेखक इसका शानदार उदाहरण राइट ब्रदर्स से देते हैं। 1903 में उन्होंने पहली बार सफल उड़ान भरी। यह मानव इतिहास की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसी समय खबरों में उनकी खबर बहुत छोटी थी, जबकि अपराध और युद्ध जैसी नकारात्मक खबरें बड़ी सुर्खियों में थीं। क्यों? क्योंकि प्रगति धीरे होती है और समस्याएं अचानक दिखती हैं। जोड़ रहे हैं, आज हवाई जहाज दुनिया को जोड़ रहे हैं, यात्रा आसान बना रहे हैं, व्यापार बढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में किसी ने इस उपलब्धि की गहराई नहीं समझी थी। इसी तरह युद्धों की खबरें हमें डराती हैं, बाजार गिरावट हमें घबराती हैं, मंदी हमें भविष्य से डरा देती हैं, लेकिन लंबी अवधि में जीवन स्तर बढ़ा है, बीमारियां कम हुई हैं, तकनीक विकसित हुई है और बाजार ऊपर गया है। लेखक कहते हैं कि निराशावाद हमें समझदार महसूस कराता है, जैसे हम खतरे पहचान रहे हों, लेकिन अक्सर यह हमें अवसरों से दूर कर देता है। निवेश में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग डर के कारण लंबी अवधि की प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं। मुख्य संदेश है, बुरी खबरें तेज चलती हैं, लेकिन प्रगति धीमे चलती है। डर तुरंत दिखता है, विकास समय लेकर दिखता है। निवेश और जीवन में निर्णय डर से नहीं, दीर्घकालिक वास्तविकता से लेने चाहिए। यही है निराशावाद का बहकावा। अध्याय 18। जब आप कुछ भी मान लेंगे। आकर्षक कल्पित कथाएं और कहानियां क्यों आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती हैं? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इंसान आंकड़ों से ज्यादा कहानियों पर विश्वास करता है। अगर कोई कहानी भावनात्मक हो, डर पैदा करे या उम्मीद जगाए, तो हम उसे सच मान लेते हैं, भले ही आंकड़े कुछ और कह रहे हों। लेखक कहते हैं कि निवेश, अर्थव्यवस्था और समाज में हम अक्सर आकर्षक कथाएं गढ़ लेते हैं। 2007-2009 का उदाहरण लेते हैं। 2007 में अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही थी। लोग कह रहे थे कि घरों की कीमत कभी नहीं गिरेगी, बैंक बहुत कर्ज दे रहे हैं। एक कहानी चल रही थी, सब ठीक है। फिर 2008 में संकट आया। अब कहानी बदल गई, सब खत्म हो गया। लोगों ने मान लिया कि अमेरिका खत्म हो रहा है, बाजार लंबे समय तक नहीं उठेगा। लेकिन सच्चाई, दोनों कहानियां अधूरी थीं। अर्थव्यवस्था गिरी, लेकिन फिर संभली। 99.99% का उदाहरण, नासा का एक इंजीनियर कहता है कि अगर किसी रॉकेट के फटने की संभावना 0.0002% भी है तो यह बहुत कम है। लेकिन अगर कहानी इस तरह सुनाई जाए कि एक भी रॉकेट फटा तो बड़ी त्रासदी होगी, तो लोग डर जाते हैं। संख्या छोटी है, लेकिन कहानी बड़ी लगती है। डॉक्टर और मेडिकल उदाहरण, अगर डॉक्टर कहे कि इस ऑपरेशन की सफलता की दर 95% है तो भरोसा लगता है, लेकिन अगर कहे कि 5% लोग मर सकते हैं तो डर लगता है। आंकड़ा वही है, कहानी बदल गई। निवेशक का उदाहरण, लोग शेयर बाजार में निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि वे आंकड़े नहीं समझते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कोई कहानी सुनाई जाती है। यह कंपनी दुनिया बदल देगी या यह बाजार डूब जाएगा। लेखक कहते हैं कि समस्या यह नहीं कि हम मूर्ख हैं, समस्या यह है कि हम जटिल दुनिया को समझने के लिए सरल कहानियां बना लेते हैं। लेकिन निवेश में यह खतरनाक है।
क्योंकि कहानियाँ बदलती रहती हैं। आंकड़े लंबे समय में सच्चाई दिखाते हैं। मुख्य संदेश: आकर्षक कहानी आंकड़े से ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। आकर्षक कहानी आंकड़ों से ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। डर और उम्मीद की कहानी हमें जल्दी प्रभावित करती है, लेकिन निवेश और जीवन के बड़े निर्णय कहानी पर नहीं बल्कि वास्तविकता और दीर्घकालिक डेटा पर लेने चाहिए, जब आप खुद भी मान लेंगे। अध्याय नंबर 19 यह पूरी पुस्तक का निचोड़ है, सारांश है। अब ये पूरे अध्याय एक साथ में बताए गए हैं। इसमें हमने अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा? इस अध्याय में लेखक पूरी किताब की सीख को एक जगह जोड़ते हैं। सबसे पहली बात, बिना किसी विशेष उद्देश्य के की गई बचत जीवन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध ढाल होती है। बचत का हमेशा कोई खास कारण होना जरूरी नहीं है। बचत आपको विकल्प देती है, आज़ादी देती है और संकट में शक्ति देती है। दूसरी बात, सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और उसे चुकाने को तैयार रहें। निवेश में अनिश्चितता, डर, उतार चढ़ाव ये सजा नहीं बल्कि शुल्क हैं। अगर आप उन्हें शुल्क की तरह स्वीकार करते हैं तो वे आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तीसरी बात, त्रुटि के लिए जगह रखें। भविष्य पूरी तरह सही नहीं होगा। अगर आप अपने फैसलों में थोड़ा मार्जिन रखते हैं तो समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। चौथी बात, वित्तीय निर्णयों की चरम सीमाओं से बचें। लोगों के लक्ष्य बदलते हैं, इसलिए वह बहुत आक्रामक या बहुत डरपोक फैसले भविष्य में पछतावा दे सकते हैं। पांचवी बात, जोखिम से डरिए मत, लेकिन विनाशकारी जोखिम से बचिए। अच्छा जोखिम आपको बढ़ाता है, विनाशकारी जोखिम आपको खेल से बाहर कर देता है, और खेल में बने रहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छठी बात, जो खेल आप खेल रहे हैं उसे पहचानिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए दूसरों की नकल नहीं, अपना रास्ता चुनिए। सातवीं बात, अव्यवस्था को स्वीकार करें। दुनिया जटिल है, कोई एक सही उत्तर नहीं होता। लेखक अंत में कहते हैं कि सब अच्छा होने पर विनम्र रहिए, बुरा होने पर धैर्य रखिए, क्योंकि भाग्य और जोखिम दोनों वास्तविक हैं और महत्वपूर्ण हैं। अपनी धन संपत्ति या प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात में चैन की नींद सो सकें। अधिक रिटर्न जरूरी नहीं, मानसिक शांति जरूरी है। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। कम दिखावा, अधिक आजादी। अध्याय 20 स्वतंत्रता। इस अध्याय का मुख्य संदेश बहुत गहरा है। पैसे का असली मूल अमीर दिखना नहीं बल्कि स्वतंत्र होना है। लेखक बताते हैं कि धन का सबसे बड़ा लाभ आप अपना समय अपने अनुसार जी सकें, आप ना कह सकें, आप अपने फैसले खुद ले सकें। धन आपको विकल्प देता है। विकल्प मतलब अगर नौकरी पसंद नहीं है तो नौकरी छोड़ सकें, अगर किसी व्यक्ति या परिस्थिति से समझौता नहीं करना चाहते तो मजबूर ना हो। लेखक अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। उनका लक्ष्य अरबपति बनना नहीं था, उनका लक्ष्य था आज़ादी। वे ऐसा जीवन चाहते थे जहां वे अपने समय पर नियंत्रण रख सकें, बिना किसी के दबाव के काम कर सकें। वे कहते हैं, जब आप धन को दिखावे के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए कमाते हैं, तब आप सही खेल खेल रहे होते हैं। कई लोग अधिक वेतन, बड़ी कार, बड़ा घर, इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन अक्सर वे कर्ज, तनाव और जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं। ऐसी संपत्ति जो आपको बांध दे वह असली संपत्ति नहीं है। लेखक यह भी बताते हैं कि धन आपको दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति नहीं देता है, बल्कि खुद को नियंत्रण करने की शक्ति देता है। सच्ची सफलता यह नहीं कि लोग आपको अमीर समझें, सच्ची सफलता यह है कि आप मानसिक रूप से शांत हों और
अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसी वित्तीय योजना बनाइए जो आपको रात में चैन की नींद सोने दे। अधिकतम रिटर्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता, मानसिक शांति, अपने समय का नियंत्रण। पैसे का सबसे बड़ा मूल्य स्वतंत्रता है। इसके साथ ये किताब का सारांश समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा, और सीखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें उसका। धन्यवाद।